हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय भौतिक विज्ञान और पाठ 8 है गति, जिसे बोलते हैं मोशन। तो बच्चों, गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चलना, अर्थात कोई वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती है या स्थान बदलती रहती है तो वह गति होती है। किंतु गति के साथ साथ हमें बहुत चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या बिंदु पता होना चाहिए और हमें आवश्यक हैं, पहले वो देख लेंगे। निर्देश बिंदु नंबर 1 पर, फिर या मूल बिंदु, विराम अवस्था, गति अवस्था, गति की सापेक्षता, राशियाँ, सदिश, अदिश, और हम नोट लिख रखा प्रसदिश। चलिए, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, एक समान गति, असमान गति, चाल के फिर प्रकार ले लिए हमने, एक समान चाल, असमान चाल और त्वरण। ठीक है। तो बच्चों फिर बात करते हैं निर्देश बिंदु की बात करते हैं। निर्देश बिंदु क्या होता है बच्चों? किसी गतिशील वस्तु के लिए वह निश्चित बिंदु जिसके सापेक्ष उसकी गति की तुलना की जा सके या गति हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात का पता लगाया जा सके, उस बिंदु को निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब मूल बिंदु को हम रेफरेंस और स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। मूल बिंदु को हम यदि हमने पढ़ा होगा, यदि हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में एक्स डैश, बाई डैश, और ये कोई यहाँ पर मूल बिंदु होता है। तो इस प्रकार से मैथ में तो आपने पढ़ा है। तो फिजिक्स में भी हम 2D डायमेंशन में, अर्थात 2 अक्षीय धारणा में क्या कर लेते हैं, हम एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्सेस मान लेते हैं, और जो कटान बिंदु होता है वो मूल बिंदु होता है। और सभी बिंदुओं की गति या वस्तुओं की गति इस मूल बिंदु के सापेक्ष दर्शाई जाती है। मान लें कोई वस्तु यहाँ पर ए है और ये जब समय गुजर रहा है तो अब पहले भी यहीं पर थी और समय गुजरने के बाद भी यहीं पर है, तो इस बिंदु के सापेक्ष इसकी दूरी क्या है, बदल नहीं रही है, वहीं के वहीं है, ये विराम अवस्था में कहलाएगी। और यदि ये इस मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो समझ लीजिए इसमें गति हो रही है। तो हम इस मूल बिंदु के सापेक्ष ही, अर्थात निर्देश बिंदु के सापेक्ष ही वस्तु की गतियों का या विराम अवस्था का वर्णन करते हैं। ठीक है। तो पहली बात करते हैं, हम कहें कि विराम अवस्था की बात करते हैं। रेस्ट से बोलते हैं। विराम अवस्था क्या होती है? किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, अर्थात मूल बिंदु के सापेक्ष या निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ ना बदलना, वस्तु वहीं रहना, विराम अवस्था कहलाती है। और बात करते हैं कहें कि इसके एग्जाम्पल की, तो मान लिया एक पत्थर है, वह पत्थर ज़मीन में गढ़ा हुआ है और आप वहाँ पर खड़े हैं, तो आपको अपने आप को मूल बिंदु मान लीजिए और पत्थर की स्थिति को वस्तु की स्थिति मान लीजिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड या 1 घंटा 2 घंटा आप यदि खड़े भी रहते हैं तो आपको दिखाई देगा पत्थर वहीं की वहीं जगह है, और यदि आप अपनी स्थान नहीं बदल रहे हैं तो मतलब क्या है, आपके सापेक्ष पत्थर क्या है, विराम अवस्था में। अब एक स्थिति और सोचिए, मान लिया आप खड़े हैं, आप अपनी स्थिति को मूल बिंदु मान लीजिए और आपके चारों ओर कोई बच्चा घूम रहा है या कोई गाड़ी चल रही है, तो क्या वह अपनी स्थिति बदल रहा है? तो क्या होगा, उसने गति कर रखी है क्योंकि वह अपना स्थान बदल रहा है। किसी निश्चित खड़े पोल से भी आप ये धारणा सोच सकते हैं। चलिए, आपकी विराम अवस्था की बात हुई। गति अवस्था क्या हुई? किसी निश्चित या निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय बदलने के साथ साथ वस्तु की स्थिति बदलते रहना गति अवस्था कहलाता है। ठीक है। जैसे हवाई जहाज का उड़ना, बच्चे खेलना, फर्श पर उड़कती गेंद आदि। अब बात करते हैं, एक टॉपिक लिखा है गति की सापेक्षता। ये गति की सापेक्षता क्या शब्द है, क्या मतलब है इसका? तो बच्चों, आपको 2 चीज़ मैंने पढ़ाई, विराम अवस्था और गति अवस्था। तो यदि हम ये कह दें कि गति अवस्था और विराम अवस्था अलग अलग हैं, इनमें कोई संबंध नहीं होता, तो ये हमारी और आपकी एक भूल है। क्योंकि गति और विराम अवस्था एक दूसरे के, एक जैसे इस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, ऐसे ही गति और विराम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इनमें बहुत घनिष्ठ संबंध है, अर्थात इनमें आपेक्षिक संबंध है, रिलेशनशिप है, रिलेटिव रिलेशनशिप है इसमें। तो एक साथ वस्तु का गति और विराम अवस्था में होना, इस संबंध को बोलते हैं गति की सापेक्षता। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है और ट्रेन में आप बैठे हैं, आपके साथ उस डब्बे में ट्रेन के यात्री बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपके सापेक्ष वे जो व्यक्ति हैं अपने सीट पर बैठे हैं वो विराम अवस्था में है। ठीक। उसी ट्रेन में कोई वेंडर आता है तो वो क्या होगा, वह घूम रहा होगा,
किंतु वह वेंडर आपके सापेक्ष किस अवस्था में? गति अवस्था में। चलिए, ट्रेन चल रही है, बाहर व्यक्ति कोई खड़ा है और ट्रेन चलती हुई को देखकर वह क्या कहेगा? ट्रेन चल रही है, मतलब उसके अंदर यात्री भी अपना स्थान बदल रहे हैं। तो कहने को यह था कि आप भी ब्रह्मावस्था में थे अपनी जगह पर, वेंडर घूम रहा है, बाहर व्यक्ति देख रहा है, वो भी आपको गति अवस्था में देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु गति के साथ साथ ब्रह्म अवस्था में भी होती है, ऐसा अनुभव भी हम नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो इन गति और ब्रह्म अवस्था का जो घनिष्ठ संबंध है, उस संबंध को हम गति की सापेक्षता कहते हैं। अर्थात वस्तु इकट्ठा गति अवस्था में नहीं हो सकती और इकट्ठा ब्रह्म अवस्था में नहीं हो सकती, उसमें गति और ब्रह्म अवस्था दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। चलिए बात करते हैं कहें कि राशियों की। फिजिक्स में कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं, उन राशियों को हम दो भागों में बांट देते हैं, सदिश, अदिश और सदिश। अदिश होता है स्केलर, सदिश होता है वेक्टर। अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इनको नापने के लिए केवल हमें पैमाने की आवश्यकता होती है। जैसे हमें 2 मीटर कपड़ा नापना है तो हम मीटर पैमाने से उसे 2 बार नाप लेंगे, तो हमें केवल परिमाण लिया, उसको नापने का केवल यंत्र लिया, पैमाना लिया, कि तो किस दिशा में नापना है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। चलिए, तो ऐसी राशियां जिनको केवल नापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको अदिश राशियां अर्थात स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब बात करते हैं सदिश की। सदिश राशियां होती हैं वे राशियां जिनको नापने के लिए हमें परिमाण अर्थात पैमाना और उनको नापने के लिए दिशा की आवश्यकता भी होती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो वो क्या होंगी? सदिश राशि होंगी। अब अदिश जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आयतन है, क्षेत्रफल है, समय है, चाल है, द्रव्यमान है, सबके अदिश राशि है। सदिश त्वरण है, संवेग है, इस प्रकार की राशि क्या है? सभी क्या होंगी? सदिश राशि होंगी। इनके साथ साथ कुछ राशि ऐसी होती है जिनको हम मानते तो अदिश हैं, उनके अंदर अदिश होती हैं, देखने आपको लगेगा सदिश जैसा व्यवहार कर रही है, ठीक है, किंतु वह वेक्टर के योग नियम होता है कक्षा 11 में, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, वेक्टर को जोड़ना घटाना, ठीक, उन नियमों को पालन भी नहीं करती हैं। तो ऐसी राशि को हम टेंसर राशि या सदिश राशि बोल देते हैं, जैसे कि धारा, जड़त्व, गुण, प्रतिबल, विकृति। ये आपकी अगली कक्षा की बात है, थोड़ी इससे जुड़ी हुई थी, इसलिए आपको मैंने बता दी। आगे देखते हैं दूरी क्या होती है। अब टॉपिक आता है डिस्टेंस, दूरी। दूरी क्या होती है भाई? किसी गतिशील वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक। दूरी अदिश राशि होती है, इसका मात्रा मीटर होता है एम के पद्धति में। अब बात करते हैं क्या है कि विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है किसी गतिशील वस्तु द्वारा चले गए पथ की अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन। दोबारा सुन लेंगे, बहुत ये दोनों टॉपिक आप अंतर के लिए आ जाते हैं। विस्थापन सुन लेंगे दोबारा से। किसी गतिशील वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई के अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक। चलिए, अब विस्थापन एक सदिश राशि है, यह अदिश राशि थी, इसका मतलब मीटर है, इसका मतलब मीटर है। बात करते हैं हम चाल की। चाल क्या होता है? चाल होता है एकांक समय में चले गए पथ की लंबाई को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर होगा आपका दूरी बटे समय। दूरी को हम लिखते हैं मीटर से, समय लिखते हैं सेकंड से, तो इसका मात्रा हो जाएगा मीटर पर सेकंड। हम इसको मीटर और एस की पावर -1 में लिख सकते हैं, ये मात्रा को होगा इसका, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन और समय का अनुपात। जैसे हमने चाल का पढ़ा, ऐसी विस्थापन और समय का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? वेग होता है। विस्थापन और समय का अनुपात वेग, अर्थात एकांक समय में वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन को हम बोलते हैं वेग, ठीक है। और वेग को हम 20 लिख देते हैं, चाल को 20 लिख देते हैं, हम दूरी को ऐसे लिख देते हैं, समय को 30 लिख देते हैं, ठीक है।
ऐसी वेग को 20 लिख देते हैं, विस्थापन डेल्टा एस से या डेल्टा एक्स से आप लिख सकते हैं, और समय को टी से। विस्थापन क्या है यहाँ पर, डेल्टा एस क्या है, S2 माइनस S1 टी। मात्रा क्या होगा इसका, मात्रा भी आपका वही होगा, दूरी को नापते हैं मीटर से, समय को सेकंड से, अर्थात मीटर पर सेकंड। ठीक, ये राशि कैसी होती है, राशि होती है आपकी सदिश। वो राशि कैसी होती है, अदिश होती है। चलिए अब वेग को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक, एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। तो ये बातें हम पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज देंगे। फिर आती है एक समान गति। फिर समान समय में समान दूरी तय हो तो समान गति, समान समय में असमान दूरी तय हो तो असमान गति। चलिए इन्हीं से संबंधित हम इनको चाल में बदल सकते हैं। चाल, एक समान चाल, असमान चाल, इसमें औसत चाल की बात जोड़ सकते हैं हम यहाँ पर, एक औसत चाल। भाई एकांक समय में अर्थात एक किसी निश्चित समय में दूरियां समान चल रही हैं तो एक समान चाल हो जाएगी। मान लो कि हर एक घंटे में कोई गतिशील कार, हर एक घंटे में कोई गतिशील कार 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो वो पहले घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करेगी, अगले घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तीसरे घंटे में भी 20 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो ऐसी चाल क्या हो जाएगी उसकी, एक समान चाल। ठीक, बात करें असमान चाल करते हैं, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इसे बोलते हैं अनयूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय न करके भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वह असमान चाल होती है। मान लीजिए कोई गतिशील कार है, वो प्रत्येक घंटे में, अपने नेक्स्ट घंटे में कभी 20 किलोमीटर, कभी 30 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर या कभी 5 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो समझ लीजिए उसकी चाल कैसे होगी, असमान चाल हो जाएगी। अब आता है एक औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, जितनी भी उसने विभिन्न भिन्न अंतरालों में जो दूरियां तय करी हैं उनका योग और समय का कुल योग का अनुपात क्या होता है, आपका औसत चाल होता है। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है, त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण भी हम यहाँ पर 2 प्रकार के पढ़ते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक वृद्धिकारक होता है, ऋणात्मक मंदन, जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन, अर्थात उसमें बढ़ते समय के साथ साथ उसमें वेग धीरे धीरे घटता रहता है। चलिए और अब हम पढ़ेंगे गति की समीकरण। तो बच्चों गति के समीकरण हमने आपको लिख के बता रहा हूँ मैं कौन कौन सी होती हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के गति समीकरण आपके 9th क्लास में हैं। चौथी जो समीकरण वो स्पेशल कंडीशन की है, पर हम यहाँ पर केवल आपको 3 प्रकार की गति के समीकरण बताएंगे, वो भी अंक गणित के माध्यम से। कौन कौन सी है, b बराबर u प्लस के at पहली समीकरण होती है, और दूसरी समीकरण होती है आपकी s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर, और तीसरी समीकरण होती है आपकी b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। तो पहले समीकरण देखेंगे, पहले समीकरण प्रूफ करना हमें बच्चों। u होती है प्रारंभिक स्थिति, a होता त्वरण, t होता समय, v होता अंतिम वेग, और इसमें एक वर्ड और आया s। s क्या है, गतिशील वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी। ठीक है, तो हम पहले से समीकरण प्रूवमेंट करते हैं वो त्वरण से प्रूवमेंट करते हैं। आप जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को लिखते हैं a से, वेग परिवर्तन है प्रारंभिक और अंतिम वेग का अंतर, तो b माइनस u। प्रारंभिक वेग को हम लिखते हैं u से, अंतिम वेग को लिखते हैं v से, समय होता है t। और यदि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 1 लिख करके नीचे, तो क्या होगा a इंटू टी हो जाएगा और b माइनस के u हो जाएगा। a t बराबर b माइनस u हो जाएगा, और u प्लस के a t हो जाएगा, और b हो जाएगा, मतलब b बराबर u प्लस के a t। आपकी एक समीकरण हो गई प्रूव्ड। बच्चों ये मैं अंक गणित के माध्यम से प्रूवमेंट कर रहा हूँ। ग्राफे विधि के माध्यम से मैंने आपको पहले प्रूवमेंट करा चुका हूँ, फिर भी उसका PDF माध्यम आपको मैं भेज दूंगा। चलिए जो दूसरी समीकरण प्रूवमेंट करते हैं हम प्रूफ करते हैं किस प्रकार से, औसत वेग के संबंध में।
तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी उसके औसत वेग और समय के गुणनफल के बराबर होती है। तो औसत दूरी जो होगी वो औसत वेग गुणा समय के अनुसार होगी, अर्थात औसत वेग और समय के गुणनफल के बराबर होगी। औसत वेग होता है वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम वेग का आधा, समय होता है t, दूरी होती है s। अब हम क्या करेंगे, u प्लस के b इंटू टी हो जाएगा और बटे 2 है तो 2 आप इधर ले आइए चाहे, है ना। अब आप ये जानते हैं पहले समीकरण से b बराबर u प्लस ए टी पढ़ा आपने। यदि मैं यहाँ पर ये समीकरण पढ़ना चाह रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर u है, t है, a है और s है, क्या नहीं है, v नहीं है। अगर मैं इस b की वैल्यू इस समीकरण में पुट कर दूं तो हमारा b गायब हो जाएगा, b लाना भी नहीं है हमें। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, u प्लस ए टी। तो 2s बराबर u प्लस ए टी, इस b की जगह जाएगी वैल्यू पूरी, ओके। t हमारे पास पहले से ही है मल्टीप्लाई में, 2s बराबर 2u हो जाएगा और ये हो गया आपका ए टी इंटू टी। 2s बराबर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब हमारे पास समीकरण s में है ना कि 2s में, 2 से भाग दे दीजिए, s बराबर दोनों पक्षों में 2 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और 2 नीचे आ गया। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपके दूसरे समीकरण में इम्प्रूवमेंट हो गई, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, तीसरे समीकरण की बात करते हैं। तो तीसरे समीकरण क्या होगी, देखो हमारे पास जो पहले समीकरण हमने ली थी प्रूवमेंट के लिए, तो पहले समीकरण हम ले लेते हैं दोबारा से, b बराबर u प्लस के ए टी ले लेते हैं और हम इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों में। b स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2at, 2 गुणा u गुणा ए टी हो जाएगा। b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, 2u ए टी हो जाएगा ये। अब हमें देख रहे हैं जो हमारे संबंध होता है वो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as होता है थर्ड समीकरण का। b स्क्वायर मिल गया, u स्क्वायर मिल गया, हमारे पास क्या नहीं है, 2as बनाना है, 2a भी मिल सकता है, वो भी टेक्निक से। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2a लाना कॉमन, a हमारे पास है, 2 यहाँ पर नहीं है, 2 से गुणा 2 से भाग, a स्क्वायर टी स्क्वायर 2u ए टी, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 1/2 यहाँ से कॉमन हो सकता है। हम लाना क्या है, हम लाना है, सॉरी हमें लाना है 2as, तो 2a कॉमन निकालना है, 2a कॉमन निकाल लीजिए, ठीक। तो ब्रैकेट में आ गया ये, 1/2 रह गया, a ओ टी स्क्वायर रह गया प्लस u ओ टी रह गया। तो हमें दिखाई दिया क्या, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2a, ये u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सही से लिख दिया। और आप क्या जानते हैं, इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या बोला, s बराबर u टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर बराबर होता है s, ठीक। तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as। आपके तीनों समीकरण प्रूवमेंट हो चुकी है। तो आपकी गति की तीनों समीकरण